21st का एक पार्ट था, ऐसा नहीं कि इसमें 2 पार्ट बनाना है आपको, इसमें एक और करके रखा। अगर आपने ये करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है a, दैट इज गिवन रखा है 3, -1, b ये दे रखा है आपका 11, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 10 यूनिट। ओके, तो आपको डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो y का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ये भी बहुत सिंपल है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वही लगाऊंगा मैं 3x2 - x1 11 - 3 दैट इज 8 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस ये क्या होगा आपका y प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 10। इस स्क्वायर रूट को आप हटाओगे तो ये साइड आके स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। आप क्या करोगे, इसको इस साइड लिख लीजिए, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ओके, एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका 6 लेना पड़ेगा, एक बार -6 लेना पड़ेगा। y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 5। एक बार y 5 हो सकता है, या फिर दूसरा देखोगे तो ये क्या आएगा आपका y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6, दैट मींस y इज इक्वल्स टू -7। तो दोनों पॉइंट हो सकता है, -7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ओके, दोनों पॉइंट से अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस सेम ही आएगा। ओके, उसी देखोगे ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिक्स्ड कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। ओके, अगर ये फिक्स्ड कोऑर्डिनेट है और ये कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूं समझने की इसमें 2 आंसर क्यों आ रहा है। ओके, तो ये समथिंग मान लो यहाँ पे आ रहा है कुछ 3, -1। ओके, और आपका 11, y, तो आप देखोगे यहाँ पे मान लो कि ये 11 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखोगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस आप ध्यान से कैलकुलेट जब करोगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस ये दोनों सेम है, तो वाला का 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अगर आपको कभी लगे कि इसमें एक ही आंसर है, 2 आना नहीं आना चाहिए, एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, वो कैसे हुआ, या फिर आप सोचोगे कि मैंने ये कैसे किया, है ना। तो जब कभी भी हम इस स्क्वायर को हटाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट लाते हैं तो इसका आंसर प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। और y + 1 = 6, y = 5 और y = -7 आना भी चाहिए, क्योंकि 11 ये भी कोऑर्डिनेट क्या होगा 11 कॉमा समथिंग, ये माइनस आपका 7 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11,5। ओके, हाँ, अब चेक भी कर सकते हो। आपने क्या किया, y को इक्वल -7 ले लिया, -7 + 1 दैट इज -7, ये उठाकर यहाँ रख लो, -7 और +1 ये -6 का स्क्वायर, तो फिर वो आ जाएगा। एक बार 5 ले लो, 5 + 1, इसमें भी सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाकर भी चेक करा दिया। आप इसको चाहते हो एक और तरीका जो आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, इसको आप एक्सपेंड कर लो, ये क्या आ जाएगा आपका y2, ये प्लस r1 + 2y = 36, ये y2 + 2y -35 = 0 और 7, 5 इसको आप सॉल्व करोगे। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके ट्राई करता हूँ। y2 ये ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर रख लेता हूँ। ये आपका आ गया y2 + 2y -35 = 0। इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ये आपका y2 + 7y -5y -35 = 0। ये आपका क्या आ गया y + 7 × y - 5 = 0, y = 5 - 7, जो आप क्वाड्रेटिक में पढ़ के आया सेम वही यहाँ पर भी आया। ओके, तो आप चाहो तो इससे भी कर लो, आप चाहो तो इससे कर लो, और वेरीफाई करना है तो इसे वेरीफाई कर लो, या फिर इसी वैल्यू यहाँ पुट कर लो और देख लो ये आंसर आ रहा सेम या नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो उसका लिखिए। ओके,
तो इजी था। मैंने क्या किया इसमें, मैंने 2 पॉइंट लिख लिया, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर को एक साइड रहने दिया, इसको उस साइड लेके चला गया, ये 36 आ गया, 164 गया 36। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को हटा करके इसके ऊपर लेके आ गया, यहाँ हटाया तो ये स्क्वायर रूट आ गया। जब कभी भी कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें 2 नंबर आएगा, एक प्लस एक माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर को जब आप स्क्वायर करोगे, माइनस के साथ भी स्क्वायर करोगे तो वही एक प्लस नंबर आ जाएगा, और प्लस वाला का करोगे तो उसमें भी वही सेम नंबर आ जाएगा। ओके, तो मैंने वही किया, प्लस माइनस के लिए एक बार प्लस के लिए सॉल्व किया, एक बार माइनस के लिए सॉल्व किया, तो यहाँ से आ गया y = -7, तो यहाँ से आ गया y = 5। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो अपना, ऐसे इसमें भी वही सेम आ जाएगा। फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सर y का वैल्यू 2 क्यों आया, एक ही क्यों नहीं आया है। मैंने चेक भी कर लिया, एक यहाँ पर भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। तो ये आपका बेनिफिट होता है कि कभी भी क्वेश्चन या कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हो तो आप थोड़ा सा उसको कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो, क्रॉस चेक करने के लिए, तो इजी हो जाता, थोड़ा सा समझ में आता, अच्छा मैंने जो बनाया वो सही बनाया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपसे कह रहा है कि एवलुएट tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर tan 60 का मान √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 cos 30 का मान sin 30 1/2 cosec 30, सॉरी मैंने cos बोला, ये cosec है, sin 30 1/2 cosec 30 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस है ना क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाँ ये माइनस है, और है यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3। अब यहाँ से देखेंगे, ध्यान से, तो 3 माइनस 8 माइनस 2/3, बिल्कुल सही है। ये आपका आ गया 9, ये आपका आ गया 24, ये आपका आ गया 22 और ये आपका आ गया 26, 9 माइनस 26/3, दैट इज माइनस का कितना आएगा 70/3। ये आपका सही आंसर। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें क्या आना चाहिए, आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आता है कि सीबीएसई आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू भी एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 और 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 92 और 510 इसका पूछ रहा है आपको बोल रहा है कि इसका एलसीएम आप बताओ 92 एंड 510 का। तो 2 नंबर है, एक 92 है, एक 510। इस दोनों का कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम बताओ। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है आपको एक नंबर का। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे भी सेम करूँगा कि जैसे इसका 92 का मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज कर लूँगा 92 को, साइड में कर लेता हूँ, 2 46 2 23, मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 2 × 2 × 23। अब मैं फिर 510 का भी कर लेता हूँ, 510, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 5। मैं इसको अब फिर से ट्राई कर लूँगा, किसके 3 से ट्राई करूँगा, 3 8 × 24 1 5, फिर मैं अब इसे ट्राई करूँगा 5 से, ये आपका आ गया 17। और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है।
तो 510 इसका मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको भी मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब इस दोनों नंबर का एलसीएम मुझे निकालना है। अगर आपने आपको ध्यान दो, एक तो सिंपल एलसीएम आप ऐसा नहीं निकाल सकते हो, 92 और 510 ये हम लोग करते हैं बचपन में, पहले 2 से लगाया, 2 नंबर लगना चाहिए, पहले 2 से लगाया, 2 से नहीं लगा तो फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते हैं आगे बढ़ते हैं। बट आपको ये मेथड यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बनाना है। मैंने सिंपली क्या किया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने सीखा होगा, इसमें क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर 2 नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो हमेशा वो जो 2 नंबर है उससे क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर है उससे बड़ा ही आएगा एलसीएम, उससे कभी छोटा नहीं आ सकता। या तो बड़ा वाला नंबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि 2 नंबर दे रखा है और जो एलसीएम आएगा उस 2 नंबर के बीच का आएगा, या फिर जो छोटा वाला नंबर कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा दोनों नंबर से बड़ा होता है। अब होता भी है लोएस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म देखोगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों नंबर का मल्टीपल लिख लेना है, ओके। और जो उसमें जो लोएस्ट कॉमन है दैट इज एलसीएम। जैसे मान लो मुझे वो करना है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, किसी भी नंबर ले लेता हूँ, मैं एक 3 ले लेता हूँ, एक 7 ले लेता हूँ, ओके। मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसका टेबल लिखना शुरू कर दूंगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे चल रहा है। इसका देखूंगा 7 14 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, दैट मीन्स इस दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है 21। और हम लोगों ने ये भी देखा है जब हम ऐसे निकालते थे 3 और 7 का, ये नंबर ना 2 से लग रहा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, क्योंकि हमें क्या कंडीशन चाहिए होता है कि कम से कम 2 नंबर जो है वो लगना चाहिए। तो किसी भी नंबर से नहीं लग रहा है तो इसका एलसीएम जो है ये निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, बट उस मेथड से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखोगे तो आप या तो ऐसे कर लो या फिर इसका टेबल लिख लो, इसका टेबल लिख लो, और जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका एलसीएम हो गया। आप इतने बड़े नंबर है, इतने बड़े नंबर का आप कैसे टेबल लिखेंगे, मान लो हम इसका मैंने लिख भी लिया, इसका कैसे लिखूंगा, लिखते रह जाओगे, ऐसा थोड़ी है इसमें ऐसे हम करेंगे टेबल लिखेंगे और उसके बाद फिर लोएस्ट कॉमन लिखेंगे। तो इसके लिए क्या आया था फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एक जो आप नंबर जानते हो मैं उसका निकालने का ट्राई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ 4 और 16 का कर लेते हैं। मैंने क्या किया 4 और 16 का क्या करना शुरू करते हैं। आप तो कॉमन है ये छोटा सा नंबर, आप टेबल लिख लो 4 8, ठीक है। इसका जैसे क्या होगा 4 8 12 16, इसका देखोगे आप 16, तो 16 भी कॉमन आ गया, ठीक है। इसका मल्टीपल दोनों का कॉमन 16 और जो सबसे छोटा दैट इज 16, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ गया। बट इसका एक और तरीका है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसमें हम क्या करेंगे 4 को लिख लोगे आप 2 इंटू 2, 16 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस मेथड में क्या होता है कि जो नंबर कॉमन है उसको आप एक बार आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, मुझे इसको एक बार लिखना है, यहाँ पे एक और 2 है वो कॉमन है, मुझे इसे एक बार लिखना है, और जो बाकी नंबर बचे उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ऐसे है। अगर हमने इस दो नंबर का एलसीएम इस टाइप से निकालने देखा है 16 आया है, और आप प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है जो दो नंबर कॉमन दोनों में है, ओके, जो कॉमन है हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लिखना है, दोनों में जो कॉमन है, ये कॉमन है मैंने इसको एक बार लिखा, ये भी कॉमन है मैंने इसको एक बार लिखा, ये नंबर दोनों में नहीं है और इसमें ही सिर्फ, तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। तो इस मेथड से क्या होगा इसका, ये आपका एक बार हो गया और कोई नंबर तो है नहीं, तो उसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू, अब ये बच गया
2 इंटू 23 इंटू यहाँ पर ये बचा हुआ 3 इंटू 5 इंटू 70। ये जो मल्टीप्लाई आप निकाल के लाओगे वही आपका आंसर। ओके, और हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 2 4 4 5 20 23 60, तो ये आ गया 60 4 23 60 इंटू 17 इंटू 23। ओके, और हम जब इसको करेंगे तो 76 1020 इंटू 23, और इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1020 0 हम बाद में लगा देंगे, इसको हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 306 ये 20 आ गया। दैट मीन्स इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है 2 3 4 6 0। यही आपका क्या होगा इस दोनों नंबर का एलसीएम। ये जो मैंने एलसीएम निकाला है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब क्या है कि कभी कभी अभी तो ऐसे सीबीएसई नहीं पूछा है मतलब बोर्ड्स में, कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल का पूछ लेगा। तो अगर आपने ये जो मेथड मैंने भी बताया है इसको यूज करोगे ना तो वेरिएबल का हो कांस्टेंट का किसी का भी आराम से आपके पास और कंफ्यूज नहीं होगे। इसको देखना एक बार आप अच्छे से कुछ क्वेश्चंस कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है सॉल्व फॉर x। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल एकदम है। एक इक्वेशन दे रखा है x + y = 6 और देखा 2x - 3y = 4। ये सिंपल है बहुत ज्यादा एकदम। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें पूरा इक्वेशन को, कोई एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा 2x + 2y = 12। ये आपका दे रखा है 2x - 3y = 4। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस बन गया, ये आपका माइनस ये गया, ये आपका आ गया 5y = ये आपका आ गया 8 y = 8/5। इसको आप कहाँ करो यहाँ पुट कर दो x + y का वैल्यू 8/5 = 6। x = 6 - 8/5। 6 5 30 - 8 22/5। ये आपका आंसर। y का वैल्यू ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया, यही आपका आंसर। ओके, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक और करके देखा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब कभी भी ना इस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कह रहा हो तो इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तब तो इनकंसिस्टेंट देखो। यहाँ पे बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, मैं ये भी करके देता हूँ। ये पार्ट ए था, ठीक है, आप ये कर लो या फिर एक दूसरा पार्ट इसका है वो कर लो, कोई भी एक कर सकते हो। तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी कर देता हूँ। इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज बी पार्ट। ये बी पार्ट कह रहा है कि 5 इसमें दे रखा है 5x - 3y = 11 और दूसरा एक दे रखा है -10x + 6y = 22। ठीक है, मैं क्या करूंगा फिर से देखूंगा, इसमें कुछ कॉमन ले लो। सबसे पहले -2 कॉमन ले लूंगा। ये क्या आ गया 5x - 3y = 22। इसको आप कट कर सकते हो, ये आपका आ गया माइनस आ गया, इसको कट कर देते हो, आपका आ गया -11। तो क्या लिख सकते हो 5x - 3y = -5। ये आपका दूसरा इक्वेशन, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया और ये आपका पहला इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5x - 3y = 11, यहाँ पर 5x - 3y = -11।
दोनों जो लाइन है वो क्या है, दोनों में x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों एज इट इज है, और जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है। दैट मींस ये फिर से वही वाला केस आ गया कि दो लाइन है दैट इज पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दैट मींस इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right angle at B and M respectively prove that ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल इज सिमिलर। एक सिंपल सा दे रखा आपका ऐसा है, इसको एक्सटेंड कर दिया और फिर ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है E, ये B, ये C, ये आपका M, ये आपका है P। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। सिंपल है, दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना। सबसे पहला नंबर क्या होगा, AMP इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये आपका 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। इस एंगल को ले लेते हैं, बस ये करना है कि आपको दोनों को प्रूव करना है सिमिलर। ये देखो आप अगर ट्रायंगल ABC में बात करते हैं तो CAB इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा हो गया आपका PAM जो आपका एंगल ये है, दोनों में कॉमन है, दो एंगल सेम है, ठीक है। अब फिर क्या दे रहा है, हो गया बस बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, दोनों आपका एंगल जो क्या होगा वो सिमिलर हो गया। ए से एंगल सिमिलैरिटी से दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PMP, और इसमें लिख दो A सिमिलैरिटी। ओके हो गया समझ। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन एक हो गया आपका A, सेक्शन B आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन सी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो सेक्शन सी है इसमें जो है आपका 3 क्वेश्चन है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सेक्शन ए था 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का था, सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स का है। अब सेक्शन सी ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका होता है 26 से। इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी इंटू 1 सॉरी ये है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है, ओके 1 के इक्वल्स तो प्रूव करते हैं। आपको ना हमेशा एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जैसे समझ में आ जाने का मतलब क्या है का मतलब जैसे सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि इसमें डायरेक्शन बहुत ध्यान देना पड़ता है। बोलोगे इसमें डायरेक्शन कहाँ से आएगा, मतलब किस डायरेक्शन में आप अप्रोच कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा और आपको कर रहे हो बट कहीं और ही जाकर रुकोगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखने के बाद सोच लेना चाहिए, 1 मिनट आप टाइम को थोड़ा सा कि मुझे इसमें करें क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा और मुझे 1 लाना है। आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या ऐसा कुछ बन जाए जिससे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना देगा, तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा,
दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा इनटू sin थीटा क्या आएगा आपका? इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सेक थीटा इनटू sin थीटा, ये क्या आपका आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। ये ना सेक थीटा इनटू sin थीटा इज सेक को लिख दो आप 1 अपॉन cos sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ये हमने इस द्वारा काम करके अब इधर क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, फिर इसको देखेंगे a प्लस b सॉरी a माइनस b इनटू a प्लस b, ये तो सिंपल है और सारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा भी है एक फॉर्मूला आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू RHS, hence proof, HP, hence proof। तो ये आपका ऐसे करके ये हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन सी है, 3 मार्क्स का है, तो अब थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो हर चीज़ खाली जैसे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके, बट ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें भी एक बी पार्ट दे रखा है कि अगर आपसे वो नहीं हो रहा है या फिर आप वो नहीं कर रहे हो तो दूसरा पार्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें भी आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, आप चाहो तो RHS को सॉल्व कर लो, सॉरी LHS को सॉल्व कर लो, RHS को सॉल्व कर लो। अगर दोनों इक्वल आ गया तो आप लास्ट में तो RHS इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूफ। या फिर चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो। प्रूफ में तो ये करते हैं ना, आप LHS को RHS के इक्वल करने का ट्राई करो या फिर RHS को LHS के इक्वल करने का ट्राई करो। ठीक है, जो भी इजी दिख रहा है। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन में देखूंगा तो मुझे एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसको हम यूज करने का ट्राई करते हैं इसमें। ओके, जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा तो LHS को मैं सॉल्व करूंगा। मैं इसको क्या लिख दूंगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस 1, दैट इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos थीटा। ये बस सिंपल यही आ जाएगा। ये आपका LHS हो गया। आप RHS को सॉल्व कर लो। ये आपका क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1। ये आपका क्या था, प्रूव करना था आपको, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। तो हम sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। आप ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से फॉर्मेट बन रहा है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b कर लेंगे हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये आपका आंसर है। सॉरी ये RHS है, क्या RHS LHS की इक्वल है, दैट मींस हेंस प्रूफ। लिख लो LHS, इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS और नीचे हम लिखो हेंस प्रूफ HP, आपका फेवरेट। ओके, नॉट एनी वंस फेवरेट, किसी का हो भी सकता है, मैंने ऐसे ही कुछ बोला HP और हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और आराम से इसको हम वो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बोलोगी अब देखो ये इन्हीं के लिए हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए,
बट हमें क्या करना है, पेपर एक हमें ऐसा तो नहीं होता कि पेपर 3 आवर का आपको मिला है टाइम तो आप कुछ देर कर लो, उसके बाद थोड़ा सा टहल लो, फिर आके कर सकते हो। आपको एक सिटिंग में करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, बट आप ट्राई करो कि एक सिटिंग में से बैठ के कंप्लीट करें, क्योंकि अब बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि आप एक बार बैठे तो 3 आवर बैठ सको कम से कम। अब एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 27, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें फिर से कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स आए क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको ट्राई करना है कि जिस क्वाड्रेंट का वो कोऑर्डिनेट है उसमें उसको रिप्रेजेंट करने का। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट करना है, बट ट्राई करो। अगर एग्जैक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जैक्ट उतना टाइम नहीं रहता है तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर लेंगे हम। ओके तो इसमें एक पॉइंट दे रखा है ए, दैट इज 1,7। थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ओके क्या क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे यार ना क्लियर नहीं होता कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट है 1,7, 1 2 3 4 5 6 इधर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बस इतना ही तक काम करना, इसे ज़्यादा नहीं करना है। 1,7 7 इधर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे रफ डायग्राम बना लिया मैंने, आप भी ट्राई करना रफ डायग्राम बनाने का। इसके बाद फिर क्या है, अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे, पॉइंट करने का ट्राई करेंगे। 1,7 यहाँ पे आएगा 1,7। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ए। फिर दे रखा है आपका बी पॉइंट 4,2 4,2। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा बी, ये 4,2। सी पॉइंट दे रखा है आपका -1,1। ये यहाँ पे आएगा लगभग -1, दैट इज सी पॉइंट। डी पॉइंट दे रखा है -4,4, दैट इज -4 और 4। यहाँ पे होगा लगभग, यहाँ पे आ गया -4,4। ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है, ये जो 4 वर्टिसेस है एक स्क्वायर का वर्टिसेस है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करने का पहले ट्राई करूँगा, मैं पहले से ज्वाइन करने का ट्राई करूँगा, एक ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके ये हो गया। ओके मैं आपको बस एक आपको थोड़ा सा एक फील आ जाना है कि ये एक स्क्वायर का दिया हुआ है। आप ऐसे अगर डायग्राम बना लेते हो तो एग्जामिनर को लगता है अच्छा इसने पॉइंट्स को अच्छे से प्लॉट किया है। आप चाहो तो बिना पॉइंट्स ड्रॉ किए भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट्स को आप थोड़ा सा बना लिया करो। इसी का अपना जो आपका एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना, उसको उनके माइंड पे एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि इसने अच्छे से पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। तो अगर मान लो किसी ने पॉइंट्स ड्रॉ नहीं किया है बट उसका आंसर सही है तो उसको 4 मार्क्स अगर मिलते हैं, या फिर अगर 3 मार्क्स के हैं तो उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे उसको। और आपने अगर ये ड्रॉ कर रखा है तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। ओके अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर मुझे प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने का क्या होता है कि सबसे 2 बेसिक प्राइमरी चीज होता है, कम से कम 2 चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारे स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। आप तो ये कर सकते हो कि चारों साइड्स का लेंथ निकालना। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा आप ये कर सकते हो क्या, एक बस यही चारों साइड इक्वल है, इससे हो जाएगा हमारा, तो इससे हमारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है।
इससे तो नहीं हो पाएगा। अगर हम चारों साइड इक्वल कर देंगे क्या इससे प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि चारों साइड इक्वल जो है वो रोम्बस के भी केस में होता है। तो मुझे एक और कंडीशन प्रूव करना होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर ही है। तो मैं क्या करूँगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री से प्रूव करूँगा। वो कैसे करते हैं, मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट आ गया किसके इक्वल, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायगोनल का लेंथ निकालो। बहुत सारे तरीके हैं, बट आपके 10th में यही है कि आप लेंथ और डायगोनल निकाल लिया करो। अगर दोनों इक्वल है, चारों साइड इक्वल और लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल, दैट मींस वो स्क्वायर है। ओके तो मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ निकालूंगा। इसका लेंथ क्या आ जाएगा, फिर लेंथ कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स आपका दे रखा है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। y2 सॉरी ये आपका हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमेशा ऐसे निकालेंगे। तो ये आपका 7 माइनस 2 दैट इज 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 इसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 दैट इज रूट 34। इसका ये लेंथ आ गया। इसी तरह हम ये लेंथ निकालेंगे, 2 और माइनस माइनस ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 और ये तो ये 5 का स्क्वायर। देखो भाई ये और ये एग्जैक्ट सेम है, दैट मींस ये भी कितना आएगा, रूट 34। फिर हम इसको निकालेंगे, इसका देखेंगे 4 और 4 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस ये आपका आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये भी आपका क्या आएगा, रूट 34 का स्क्वायर, रूट 34 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 34। फिर इसको देखेंगे 7 माइनस 4 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 4 दैट इज 5 का स्क्वायर। ये भी आपका कितना आया, रूट 34। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो मैंने जो लेंथ निकाला है, ये आपकी जो लेंथ हुई, ये जो आपकी लेंथ हुई, ये आपकी जो लेंथ हुई, ये जो आपकी लेंथ हुई, चारों लेंथ इक्वल है। दैट मींस चारों साइड तो इक्वल हो गया। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आप इसका लेंथ निकाल लो, ये डायगोनल बना रखा है, एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। ठीक, आप हमेशा जब भी ट्राई करो तो कोशिश करो ये पेंसिल से ड्रॉ करने का। मैं इस और इस पॉइंट का लेंथ निकालूंगा, सॉरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ निकालूंगा। ये क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या 1 माइनस 1 ये 2 का स्क्वायर यानी रूट 64 आ गया, सॉरी 68 आ गया। इसी तरह इसका भी देखेंगे, 4 और 2 ये आ गया, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 दैट इज माइनस 8 का स्क्वायर। और इसे भी देखोगे आप, ये आएगा रूट 68। दैट मींस इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और दोनों डायगोनल्स के लिए क्या है, लेंथ इक्वल है। ये दो डायगोनल्स की लेंथ हो गई, ये चारों साइड्स की लेंथ हो गई, ये क्या है, सारे इक्वल है। चारों डायगोनल चारों जो साइड है उसका लेंथ इक्वल है और जो दो डायगोनल है उसका लेंथ इक्वल है। ये क्या प्रूव करता है कि स्क्वायर हो गया आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम बनाया करो क्लियरली। मैंने ये पेन से बनाया इसलिए इस टाइप से लग रहा है, बाकी आप हमेशा ट्राई करो कि इसको साइड में बनाया करो। ओके, आप लेंथ को यहाँ पे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल को आप साइड में बना लिया करो। ओके, और ये जो डायग्राम बना वो पेंसिल से बनाया तो इसमें फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे आपको। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल और इक्वल इन लेंथ। हाँ, ये हम लोग तो किया भी है, एक सर्कल है, ओके। अब क्या किया इसमें, सॉरी, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दूसरा टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। ये पॉइंट ओ ले लिया मैंने, ये ए ले लिया, ये परपेंडिकुलर, आपसे ये बी ले लो और सी ले लो। आप ये डायग्राम बना लिया करो और इसमें साइड में लिखो कि टू प्रूव, क्या करना है आपको, प्रूव ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये प्रूव करना है, ये ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले आप प्रूफ में आ जाते हैं और फिर तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्रॉ लाइन विच ज्वाइंस ए एंड ओ, ठीक है। मैंने ए और ओ ज्वाइन कर लिया। अब क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ। अब ध्यान से देखोगे तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए ओ इक्वल्स टू ओ ए। इस दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल, ये जो ए बी और ओ है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ओ आर एच एस। हाइपोटेनस एक होता है ना, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल से क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल होता है, ये तो कॉमन है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, वो भी इज इक्वल्स टू ओ सी, हैंस प्रूफ, ओके। ये जो होता है, सॉरी, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उससे उसके थ्रू क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक हाइपोटेनस को ले लेते हैं, एक एंगल को ले लेते हैं, ये डी वाला उससे भी आता है, ओके। तो ये बहुत इजी था, ये कर लेना। तो कहीं ना कहीं ये सब का यूज आते रहता है, जब भी आपको प्रूफ दे रखा है उसको एक बार आप ट्राई जरूर करना कि हम प्रूफ को कर लिए और वो इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये तो और भी इजी है। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। आपको कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोस आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। एक नया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 1, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको जिसका रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो सिंपल तो होता है। इसका रूट कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाता है x² माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1। नहीं तो आपका पॉलिनोमियल होगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस ये क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब इसको लिख देते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, इज -3, -3 अपॉन ए का वैल्यू 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका 2, अल्फा प्लस बीटा इज -3 प्लस 2 इज -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज -3, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इज 2
2 अल्फा प्लस बीटा इज -3 एंड प्लस 1। यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ये आपका क्या है 2 + 1 3 -3 इज 0। ये एक पॉलिनोमियल, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका रूट क्या है अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा प्लस 1, इसका ये आपका आंसर। तो ये भी बहुत ही आसान है, बस इसमें क्या करना था कि अल्फा बीटा दिया हुआ, इसके रिलेशन से आप ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, और जो रूट कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, उससे हम क्या लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, आ गया आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको 3 + 2 √7 या 7 + 3 √2 ऐसे करके पूछा है, जो कह रहा है आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। 3 + 7 √2 इसको प्रूव करना आपको इरेशनल नंबर है, जहां कि दिया हुआ है कि √2 इज इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 3 + 7 √2 इज इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूव करना है। इसमें गिवन है √2 इज इरेशनल, √2 इज इक्वल्स क्या है इरेशनल नंबर, ये दे रखा है। ओके तो सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ओके a sum of rational and irrational is rational, sorry irrational, hence proved। तो इसको बस आप वर्ड लिख लेना, सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल एंड सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, hence proved। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको बस वर्ड में आप थोड़ा सा लिख लेना। ओके